हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA जोन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपके लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की, और सबकी प्रिपरेशन लगभग अब तक हो गई होगी। सो आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर अब हम करा रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का और आपके एंट्रेंस के हिसाब से। तो आज का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें मैंने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स और बिज़नेस तीनों सेशन से क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग ये मत सोचेगा कि मैं एक सेशन से क्वेश्चन ले रही हूँ, मैं तीनों सेक्शन कंबाइन करके क्वेश्चंस ला रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। बिकॉज़ वहाँ पे तो सारे क्वेश्चन मिक्सअप होंगे, तो इसलिए आपका एज़ इट इज़ जैसे क्वेश्चंस आएंगे उस तरह से हम मॉडल पेपर जो है वो हमने बनाए हैं। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो भी मैंने दिया है यहाँ पे BCom BBA MBA सभी के लिए ये जो मॉडल पेपर है ये इंपॉर्टेंट है, और सारे ही एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सभी के लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड ज़रूर देखिएगा और कोई भी चीज़ कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस मत करिएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बाकी ये ई एंट्रेंस बुक है, आई नो बहुत सारे लोगों ने परचेज़ कर लिया है, बट जिन्होंने नहीं किया है उसमें जो बुक है ये, इसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के साथ साथ इसमें कंप्यूटर की भी ई बुक है, जिसमें 20 to 50 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के कवर किए हैं, और साथ ही इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स भी दे रखी है, जो कि कॉमर्स वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये ई बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिससे आप जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप ज़रूर इसे डाउनलोड करिएगा, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछिएगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ट्रेड पॉलिसी इन द गवर्नमेंट लिविंग बोथ अ स्पेसिफिक टैरिफ एंड एड वैल्यूरम टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए इफेक्टिव टैरिफ, बी रेवेन्यू टैरिफ, सी कंपाउंड टैरिफ, या डी नॉमिनल टैरिफ। So which trade policy in the government leaving both a specific tariff and a ad valorem tariff on imported goods? तो इसमें क्या होगा, सरकार में कौन सी व्यापार नीति आयाती वस्तुओं पर एक विशिष्ट टैरिफ और एक एड वैलोरम टैरिफ दोनों ही लगाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपाउंड टैरिफ, यानी सी, कंपाउंड टैरिफ आपका सही उत्तर हो जाएगा। सो विच ट्रेड पॉलिसी इन द गवर्नमेंट लिविंग बोथ स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपाउंड, यानी मिश्रण टैरिफ आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी, कंपाउंड टैरिफ इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपका असर्शन और रीज़न का है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि पिछले बार भी एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपके पिछले बार भी पूछे गए थे और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो मेक श्योर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज अच्छे से हो, ताकि आप चीज़ों में जो है वो कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे असर्शन दे रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट फेमा प्रोविजंस, और उसका रीज़न दिया हुआ है कि बीइंग मॉनेटरी अथॉरिटी एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंजॉयज रिक्वेस्टेड एक्सपर्टाइज ऑफ फेमा एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या जो रीज़न है वो असर्शन से रिलेट कर रहा है, ये आपको बताना है। तो उसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ए बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। या फिर बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी बोथ ए एंड आर आर इनकरेक्ट। डी ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ नॉट करेक्ट। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो आपस में रिलेट कर रहे हैं कि नहीं, ये आपको बताना है। जो रीज़न है वो असर्शन से रिलेट कर रहा है कि नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रीज़न रिलेट कर रहा है असर्शन से? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी ये जो है वो रिलेट कर रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, अ टैक्स ऑफ ₹20 पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड चीज़ वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एन। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? ए कंपाउंड टैरिफ का, बी स्पेसिफिक टैरिफ का, सी इफ़ेक्टिव टैरिफ का, या फिर डी एड वेलेरम टैरिफ का। तो अ टैक्स ऑफ 20 रुपीज़ पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड चीज़, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये आप सभी को जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है इसका आंसर। इस आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, तो सभी लोग इसका आंसर जो है वो ज़रूर लिखकर बताइएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सभी लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा, और आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, तो आप सभी लोग इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड बाय दी, यानी मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ए गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सी प्राइम मिनिस्टर, या फिर डी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड बाय दी, किसके द्वारा की जाती है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मौद्रिक नीति की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गवर्नर ऑफ आरबीआई के द्वारा की जाती है। तो ए गवर्नर ऑफ आरबीआई इज़ द राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके, क्रेडिट क्रिएशन, बी एडवांसिंग लोन, सी इशूइंग ऑफ नोट्स, या फिर डी एजेंसी फंक्शन। यानी ए क्रेडिट निर्माण, बी अग्रिम ऋण, सी नोट जारी करना, या फिर डी एजेंसी फंक्शन। तो इसमें से कमर्शियल बैंक का जो है वो कौन सा फंक्शन नहीं है? नॉट पूछा है, तो हमेशा क्वेश्चन में याद रखिएगा कि नॉट दिया है कि नहीं, तभी क्वेश्चन का जो आंसर है आप एग्जैक्टली बता पाएंगे। तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इशूइंग ऑफ नोट, यानी नोट जारी करना जो है कमर्शियल बैंक का कार्य के अंदर नहीं आता है। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, रेशियो रिफ्लेक्ट्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिजल्ट्स। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि ये सही है, गलत है, या फिर कांड से, या फिर ये पार्शियली ट्रू है। तो इसमें ऑप्शंस हैं ट्रू, फॉल्स, कांड से, या फिर पार्शियली ट्रू। सो अ रेशियो रिफ्लेक्ट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ रिजल्ट्स। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है। तो बी फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। So because ratio reflects only monetary aspect, means quantitative aspects of business, and ignoring completely the non-monetary factors, means qualitative factors. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो बी फॉल्स इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द एनालिसिस दैट इज़ मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज़ नोन एज, मीन्स कई वर्षों के वित्तीय विवरणों की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए किए जाने वाले विश्लेषण को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बी वर्टिकल एनालिसिस, सी कैश फ्लो एनालिसिस, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द एनालिसिस दैट इज़ मेड टू रिव्यू एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स इज़ नोन एज विच एनालिसिस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ए हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज़ द राइट आंसर। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस आपका करेक्ट आंसर।
सो ए इज़ द राइट आंसर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्षैतिज विश्लेषण यानी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि लॉन्ग टर्म लेंडर्स एनालाइज द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस इट्स फ्यूचर सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मीन्स लंबी अवधि के शेयरदाता ऐतिहासिक वित्तीयों के विवरणों का विश्लेषण करते हैं ताकि भविष्य की शोधन क्षमता और लाभप्रदता का आकलन किया जा सके। तो ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है सही है, ट्रू है, बी फॉल्स है, गलत है, कांट से है, या फिर डी पार्शली ट्रू है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट सही होगा, गलत होगा, या फिर कुछ नहीं कह सकते, या फिर पार्शली ट्रू यानी कुछ हद तक सही है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू होगा, और बहुत से लोग जानते होंगे इसका आंसर। तो इट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ए ट्रू आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दे रखा है। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज़ द टोटल अंडर असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट व्हेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। तो यहाँ पे सिर्फ असेट साइड का पूछा है, तो इसमें सिर्फ आपको असेट साइड का बताना है। तो इसमें आप क्या करेंगे, नॉन करेंट असेट्स प्लस करेंट असेट्स को प्लस कर देंगे हम। तो जो हमारा नॉन करेंट असेट दे रखा है वो दे रखा है 5 लाख और करेंट असेट्स दे रखा है 2 लाख। तो हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए 7 लाख, बी 10 लाख, सी 5 लाख, या फिर डी नन ऑफ दीज। तो आई नो ये बहुत ईजी है और इसका टोटल आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी 7 लाख। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 7 लाख। साफ साफ दिख रहा है कि 5 + 2 = 7। तो 7 लाख इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे दिया है कि टोटल अंडर असेट साइड आपको बताना है। तो इसमें लायबिलिटी से आपको कोई मतलब नहीं है, ना ही आपको उसको माइनस करने की ज़रूरत है। एज इट इज़ आपको अपना सिंपल कैलकुलेशन करना है एसेट का। तो इसका आपका 7 लाख आ जाएगा, बिकॉज इसमें सिंपली दे रखा है कि हमें सिर्फ टोटल असेट साइड बतानी है। तो यहाँ पे आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लागत का हिस्सा नहीं है, जो पार्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए बैंक चार्जेस, बी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, सी इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, या फिर डी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो इसमें से कौन सा जो हो जाएगा वो पार्ट नहीं होगा फाइनेंस कॉस्ट का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक चार्जेस। तो ए बैंक चार्जेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे आर शोन अंडर अदर एक्सपेंसेस। तो ये बैंक चार्ज जो हैं आपके फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नहीं आएंगे इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बैंक चार्जेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिकॉज दे आर शोन अंडर द अदर एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे ए बैंक चार्जेस आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एज पर द सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। यानी सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार आवेदन राशि प्रत्येक शेयर के निर्गम मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ए 10% से, बी 15%, सी 25%, या फिर डी 50%। सो एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर इज कितना हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 25% से कम नहीं होनी चाहिए। तो 25% इज़ द राइट आंसर। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टर्नओवर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड टू वायलेशन ऑफ, यानी कर्मचारियों के बार बार स्थानांतरण और टर्नओवर का उल्लंघन होता है। तो वो कौन से प्रिंसिपल के अंडर आएगा, ए
प्रिंसिपल ऑफ एस्पेट द कॉर्प्स, बी प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, सी प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव या फिर डी प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। सो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड्स टू द वायलेशन ऑफ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंदर आएगा। तो डी प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल इज़ द राइट आंसर, यानी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र एंड टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीड टू द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, यानी कर्मियों की स्थिरता के प्रमुख प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है डैश इज़ कंसीडर्ड एज द मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी क्या राजनीतिक वातावरण का प्रमुख तत्व माना जाता है? ए द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, बी प्लान आउटले इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, सी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्क फ्लो या फिर डी एडमिनिस्ट्रेशंस ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। सो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग is considered as the major element of political environment? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, यानी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा इज़ कंसिडर्ड एज द मेजर एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी राजनीतिक वातावरण का ये प्रमुख तत्व माना जाता है व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप की सीमा। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द celebration of Diwali, Eid, Christmas and Guru Parv in India provide significant financial opportunities for greeting cards company, sweets or confectionery manufacturing, tailoring outlets and many other related business. So name the dimensions of the business environment highlighted by this statement. तो ये कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट को हाईलाइट कर रहा है? ए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, बी लीगल एनवायरनमेंट को, सी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को या फिर डी सोशल एनवायरनमेंट को। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके जिसमें आपसे कोई एग्जांपल देके पूछ लिया जाए कि आप बताइए कौन से बिज़नेस एक्टिविटीज़ के अंदर आता है या ये कौन से पॉलिसीज़ के अंदर आता है। तो मेक श्योर आपको हर एक चीज़ जो है वो अच्छे से पता हो। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन से बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर आता है ये चीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो डी इज़ द राइट। तो ये किसके अंदर आता है? सामाजिक वातावरण के अंदर, यानी सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे क्वेश्चंस और लेके जाऊँ तो प्लीज़ डू कमेंट बिलो और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी चाहिए, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी अगले वाले सेशन में। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है असर्शन एंड रीज़न अगेन। देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है ताकि आप जितना जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन वो है कवर हो और सारी चीज़ें आपको जो है रिवाइज हो जाए अच्छे से। तो उसमें मैंने दे रखा है कि असर्शन यूनिटी ऑफ कमांड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वन हेड एंड वन प्लान एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। और इसका रीज़न दे रखा है एज डुअल सबऑर्डिनेशन इन is avoided through unity of command, there are no confusion regarding the task to be done। तो क्या इसमें रीज़न रिलेट कर रहा है असर्शन को? ए बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। या फिर सी assertion is true but reason is false, या डी assertion is false but reason is true। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं या फिर इनमें से कोई स्टेटमेंट सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी assertion is false but reason is true। यानी यहाँ पे assertion जो है वो गलत है और उसका जो रीज़न है वो ट्रू है। हालांकि जो assertion है वो आपका गलत हो जाएगा, ओनली रीज़न इज़ ट्रू। तो ये आपस में रिलेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और उसमें assertion भी आपका गलत है और सिर्फ रीज़न आपका
ट्रू है। तो यहाँ पे असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू आपका करेक्ट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है फेयोल सजेस्टेड दैट देयर इज़ अ नीड टू बैलेंस सबॉर्डिनेट इन्वॉल्वमेंट थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर। यानी फेयोल के सुझाव दिया है कि प्रबंधक के साथ विवेकीकरण के माध्यम से अधीनस्थ भागीदारी को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो ये क्या स्टेटमेंट आपका ट्रू है यानी सही है, फॉल्स है यानी गलत है, या फिर कांट से है, या फिर पार्शली ट्रू है? तो आपको बताना है। इनमें से क्या होगा इसका सही उत्तर। जो ये स्टेटमेंट दे रखा है ये ट्रू होगा, फॉल्स होगा, कांट से होगा, या फिर पार्शली ट्रू होगा। So Fayol suggested that there is a need to balance subordinate involvement through decentralization with manager. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उन्होंने ऐसा कहा था। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी ए ट्रू आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ट्रू आपका करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज़ आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे और एग्ज़ाम्स में भी आपके इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो अपना अच्छे से रिवाइज़ करिए, अपना जितना आपने पढ़ा है उस चीज़ को बिल्कुल एकदम पक्का कर लीजिए, ताकि इतने कॉन्फिडेंट हो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो जो आपसे मतलब छूटे ना, हरा ही ना पाए आपको कोई भी क्वेश्चन। तो मेक श्योर यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। और बाकी अपना अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए, और कोई भी डाउट होता है तो हमसे जो है वो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइज़, बाय, टेक केयर।